बीएसएन के इस कार्यक्रम में स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम हल्की फुल्की चर्चा करेंगे राजनीति पे, क्योंकि अहिरवाल की राजनीति खासकर हरियाणा में बहुत ही महत्व रखती है। कई बार हरियाणा की राजनीति की दिशा भी तय करती है अहिरवाल की राजनीति। और हमारे साथ बहुत बारीकी से जो हरियाणा की राजनीति पर पकड़ रखते हैं अनिल आर्य जी हैं। उनका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू प्रदीप जी। अनिल जी राजनीति पे न केवल बेबाक बोलते हैं, बिल्कुल सटीक बोलते हैं, और बिल्कुल सटीक के साथ स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो अनिल जी, हम आप जो आजकल का विषय है, जो एक अहिरवाल में एक टॉपिक, जो एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उस पर ही आज इस चर्चा को रखते हैं कि राव इंद्रजीत जो धुरी रहे हैं दक्षिणी हरियाणा की राजनीति के, और सही मायनों में उनके व्यक्तित्व को और उनके राजनीति से सारा क्षेत्र प्रभावित रहता है। खाली क्षेत्र ही नहीं, सरकारें भी कई बार उनके प्रभाव से बनती और बिगड़ती हैं। तो आज आपका ओपिनियन जानेंगे, आपका मत जानेंगे कि क्या है उनका राजनीति, अहिरवाल की राजनीति में उनका क्या स्थान है और किस तरह का यह बयान देखते हो आप? प्रदीप जी, राव इंद्रजीत का दक्षिण हरियाणा की राजनीति में, खासकर अहिरवाल में जो स्थान है वो किसी और नेता का इस क्षेत्र में नहीं है जी। दक्षिण हरियाणा में, विशेषकर अहिरवाल की अगर बात करूं, अहिरवाल में जिसमें गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, आपका रेवाड़ी, 3 जिले प्रमुखता से आते हैं जी, और 13 से 14 सीट से इन पर राव इंद्रजीत ने हर चुनाव में अपनी पकड़ साबित की है। और राव इंद्रजीत से पहले जो उनके पिता स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह थे, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी जो पकड़ थी, मुझे लगता है वो राव इंद्रजीत से कहीं ज्यादा गहरी पकड़ थी। जी। एक दौर था कि जब ये कहा जाता था कि अगर बड़े राव साहब ने किससे हाथ मिला लिया तो वो व्यक्ति कहीं तक हाथ नहीं धोता था। वो दौर था और राव इंद्रजीत ने उस प्रभाव को और आगे बढ़ाया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जी। और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसको राव साहब की राजनीति ने हमेशा आगे रखा है। जी। कैप्टन अजय ने कोशिश की, रेवाड़ी से 6 बार लगातार विधायक रहे, उनके पिता विधायक रहे। रेवाड़ी ऐसा क्षेत्र रहा कि जहां कैप्टन अजय का प्रभाव रहा। सोना क्षेत्र में राव धर्मपाल, राव नरवीर सिंह ने अपने ढंग से प्रभाव स्थापित किया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो राव इंद्रजीत का कोई तोड़ अभी तक नहीं आया। और मुझे नहीं लगता कि जब तक राव साहब सक्रिय हैं राजनीति में पूरी तरह से, उनका तोड़ से मेरा मतलब समग्र सीटों पर, इस क्षेत्र की सीट जो है, सीट विशेष पे 2 पे, 3 पे, 4 पे प्रभाव किसी नेता का हो सकता है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह वाला प्रभाव वो पकड़ नहीं है। अब चूंकि राव साहब 74 साल की उनकी उम्र हो गई है जी, और अब वो महसूस करते हैं कि भाई मुझे रिटायर होना चाहिए या सक्रिय राजनीति से पीछे जाना चाहिए। जैसे राव साहब ने अपने सामने ही राव इंद्रजीत को स्थापित कर दिया था, बाकी दोनों बेटों को उतना स्थापित नहीं कर पाए, चाहे अजीत सिंह की बात हो, यादवंत की बात हो। यादवंत सिमट कर रह गए जाटूसाना में और अजीत भी सिमट कर रह गए, और राव इंद्रजीत की राजनीति अलग ढंग से चलती रही। तो उन्होंने आरती राव को पिछले 10 साल से स्थापित करने की कोशिश की। इंसाफ मंच बनाया 2014 में, भूपेंद्र हुड्डा से जो झगड़ा था वो भी आरती को स्थापित करने के लिए था, और होता भी है। एक पिता चाहता है कि उसकी पुत्री उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाए, जो विरासत है जो लेकिन भाजपा में जब ये आए तो भाजपा ने आरती को टिकट नहीं दी इनके पुरजोर दबाव के बाद, और ये जानते समझते हुए भी कि राव इंद्रजीत की इस क्षेत्र में क्या भूमिका है, क्या अहमियत है, उसके बावजूद भी भाजपा ने आरती राव को टिकट नहीं दी। 14 में बड़ी कोशिश की, 19 में कोशिश की, हालांकि 2024 में दे दी थी। लेकिन राव साहब के सामने मजबूरी ये थी कि राव साहब के पास भी कोई और ठोर नहीं था भाजपा के अलावा इस वक्त। 2019 में जरूर लोकसभा चुनाव से पहले ही चर्चा चली थी कि शायद चौधरी धर्मवीर सिंह, रमेश कौशिक और राव इंद्रजीत, इन तीनों की शायद कोई मीटिंग हुई थी इलेक्शन से पहले। लेकिन जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हुआ, उसके बाद सारा सेंटिमेंट चेंज हो गए, तो ये भाजपा में बने रहे और बने हुए हैं। जहाँ तक उनका ये पीड़ा है, और ये पीड़ा स्वाभाविक भी है कि इतनी वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी उनको राज्य मंत्री से आगे नहीं बढ़ाया जी। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने अगर चापलूसी की होती तो मैं कैबिनेट मंत्री बन गया होता, चमचागिरी की होती। ये जो उनका बयान है
वो एक बयान उनका हताशा भरा बयान अधिक है, टीस वाला बयान अधिक है। और ये टीस उनके मन की पीड़ा है, उनके समर्थकों की पीड़ा है, और ये हर बार पीड़ा हुई है। और उस भाजपा में कि जिस भाजपा में चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया आया हो या जितेंद्र प्रसाद आए हों या जो और दूसरे कांग्रेस के लोग आए, उनको कैबिनेट रैंक भी मिला, उनको प्रभावशाली भूमिका भी मिली। आप हेमंत शर्मा को देख लीजिए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया असम का, और बहुत से उदाहरण है। लेकिन राव इंद्रजीत की इतनी व्यापक पकड़ होने के बाद भी उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। अनिल जी, में वजह क्या है? देखो राव साहब ये कहें कि चापलूसी की वजह से, अगर चापलूसी की बात है तो क्या जो बाकी जो साथी हैं जो कैबिनेट मंत्री बने, ये उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या उन्होंने चापलूसी करके आगे बढ़ाए? जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो पार्टी की पॉलिटिक्स है उसमें एक अलग उतार चढ़ाव होता है, और चाहे मनोहर लाल खट्टर हो या और दूसरे लोग जो भाजपा के, उनको काट के राव इंद्रजीत को आगे बढ़ा दें, वो संभावनाएं नहीं थी। राव साहब की मंशा हमेशा रही कि मुख्यमंत्री बनूं, एक पुरानी उनकी लालसा है, चाहे वो दुष्यंत के साथ हाथ मिलाने के संकेत हो, चाहे इंसाफ मंच को इलेक्शन से पहले खड़ा करने के संकेत हो। समय समय पर मुझे लगता नहीं कि भाजपा जिस ढंग की पार्टी है, और मनोहर लाल खट्टर जी का जो प्रभाव है, जो पकड़ है पार्टी के ऊपर, संगठन के ऊपर, संघ के नाते भी, मोदी जी के क्लोज होने के नाते भी, उस वजह से उनको आगे बढ़ाए नहीं लगता। एक बात और भी है कि इस क्षेत्र में भूपेंद्र यादव भी इसी क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। भले ही उनकी राजनीति, पूरी राजनीति राजस्थान की रही हो, अजमेर में पढ़े लिखे, लेकिन उनकी पैदाइश यहीं की, जमालपुर की, अब भी यहीं रहते हैं। और एक क्षेत्र से दो दो नेताओं को बढ़ावा दिया जाए, वो भी संभव नहीं है। और राव नरवीर को अलग एक उनका था, तो तमाम चीजें हैं जिनमें राव इंद्रजीत को उतनी अहमियत नहीं मिली जितनी कैबिनेट रैंक के तौर पे मिलनी चाहिए थी। और अब तो कोई चांस है नहीं। अगला जो 2029 में इलेक्शन होने वाला है, वो तो राव साहब ने अभी 1-2 दिन पहले नारनौल में एक चाय के प्रोग्राम में अपने बयान में भी कहा है कि मैं 74 वर्ष का हो गया हूँ और अब युवाओं को आगे आना चाहिए। तो ठीक है, उनकी ये टीस जिस तरह की, और खाली टीस ही नहीं, समय समय पर बहुत सी चर्चाएं भी ऐसे चली कि राव साहब ने बहुत सारी, चाहे वो डिनर डिप्लोमेसी हो, चाहे वो एक तरह की गुटबाजी हो, कुछ बहुत सारी चर्चाएं राजनीति क्षेत्र में चलती रहती हैं, उनमें राव इंद्रजीत का नाम भी सक्रिय रहता है। तो वैसे भी राव नरवीर और राव इंद्रजीत, हालांकि मुझे नहीं लगता कि प्रोफाइल में कोई अदावत का कोई समीकरण है, लेकिन हाँ, इनकी अनबन सभी को पता है कि दोनों की का लगाव कितना है। ये नदी के दो पार्ट है, इनके मिलने की संभावना नहीं है, पर नदी दोनों किनारों के साथ साथ चल रही है, वो चलती रहेगी। वो भाजपा वो नदी है जो प्रभावित है, ये दो किनारे एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। देखिए, राव साहब की राजनीति, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी राजनीति बड़ी साफ सुथरी राजनीति रही है। उनके ऊपर आज तक ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगा है कि जिसमें वो कहीं कटघरे में खड़े हो, मेरा ऐसा मानना है जी। उनसे ये शिकायतें हो सकती हैं कि जनता के लिए सहज उपलब्ध नहीं हो पाए, उनसे और तमाम तरह की शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन ये शिकायत कम से कम उनके विरोधी भी उनके ऊपर नहीं लगा सकते। और एक बहुत बड़ी बात है, इतने साल राजनीति में रहने के बाद अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल साफ सुथरा निकलता है तो ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि, बहुत बहुत बड़ी, मेरा ऐसा मानना है। और मुझे लगता है कि जो आरती को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना भी चाहिए। और आरती को चूंकि पहला उसका टर्म है, वो राजनीति को किस ढंग से आगे बढ़ाती हैं ये तो भविष्य में देखा जाएगा। पर राव साहब को ये लगता है कि हो सकता है पिता के नाते लगता हो कि उनके बेटी उस चीज को आगे बढ़ा रही है, लेकिन अभी रिजल्ट जनता से आना बाकी है। दूसरी बात, राव साहब 74 साल की उम्र के हो गए और ये मानते हैं कि बुजुर्ग हो गया, मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए या सक्रिय नहीं रहना चाहिए, युवाओं के आगे आना चाहिए। ये मैं इस बयान को एक बेटी के लिए रास्ता बिल्कुल निष्कंटक हो, पिता की कहता हो, वो एक उस रूप में मैं देखना चाहता हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं देखना चाहता। अगर अगले चुनाव में उनको कहती है भाजपा नहीं आप चुनाव लड़ो या कांग्रेस के चुनाव लड़ो, पता नहीं क्या परिस्थितियां होंगी, तो राव साहब ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दें या करना चाहें। वैसे मैं अनिल जी आपको याद दिला दूं कि राव साहब पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से आखिरी चुनाव कहकर तो कई बार सनसनी फैला चुके हैं, तो ये कोई नया प्रकरण नहीं कहा जा सकता कि देखो, चौधरी बरिंदर सिंह ने जब ब्रजेंद्र को अपने बेटे को आगे लाए थे तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद भी छोड़ा, तब उनको सांसद की टिकट मिली, पर निष्क्रिय आज भी नहीं हुए। भाजपा और बाकी पार्टियों में एक फर्क है
कि भाजपा बाकी पार्टियों की तरह प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, बापू बेटा पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि भाजपा में ऐसे कई उदाहरण है जब पिता पुत्र दोनों हो, चाहे राजनाथ सिंह की बात हो, चाहे आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह की और उसकी मदर की बात हो, बहुत उदाहरण है। लेकिन एट लार्ज अगर देखो तो भाजपा में परिवारवाद वाली स्थिति नहीं है। बिल्कुल। और राव साहब भले ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राव साहब की भूमिका इस क्षेत्र से कम हो जाएगी ऐसा नहीं लगता, संभव नहीं है। अभी यहाँ तक आपने राव नरवीर सिंह की बात की, देखो राव नरवीर सिंह को मनोहरलाल खट्टर जी ने बड़ी कोशिश की कि उनको पैरेलल खड़ा किया जाए, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ, लेकिन उनके कद में और उनके कद में बहुत अंतर है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। मैं कद काठी की बात ना भी करूं तो ये प्रयास उनका सफल हो नहीं पाया, क्योंकि राव नरवीर के राजनीतिक तौर तरीके अपने हैं, राव इंद्रजीत के तौर तरीके अपने हैं। देखिए, राव इंद्रजीत जो राजनीति करते हैं उसमें एक शिकायत रहती है कि लोगों से मिलते जुलते कम है। नरवीर के साथ वो शिकायत नहीं है कि मिलते जुलते नहीं है। राव नरवीर के साथ ये है कि लाउड है, वो बोल देते हैं जो उनके मन में होता है, वो बोल देते हैं, वो लाग लपेट वाली राजनीति नहीं करते। और राव साहब बड़ी शब्द को चबा चबा के बोलते हैं, बड़े गुस्से बोलते हैं, वो तमाम चीजें हैं। पर यह बात भी सच है कि जब बादशाहपुर का चुनाव था उसमें राव नरवीर को हराने के लिए क्या कोशिशें नहीं की गई। 2019 के चुनाव में जो टिकट कटी, क्या राव इंद्रजीत गुट की भूमिका नहीं थी? इसमें कोई शक नहीं है। 2014 के चुनाव में भी जो बड़ी मुश्किल से जब पूरा लहर थी भाजपा के, तब भी राव नरवीर बड़ी मुश्किल से जीते। तो राव इंद्रजीत गुट ने हमेशा कोशिश की कि राव नरवीर को लॉक डाउन किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि उनकी अपनी पकड़ है, उनका अपना वोट बैंक है, लेकिन उतना व्यापक प्रभाव निश्चित तौर पर नहीं है जो राव इंद्रजीत का इन सीटों पर है। एक टीस की बात करें बार बार, क्योंकि हर बार जब भी चुनाव के बाद की बात होती है तो राव इंद्रजीत एक लाइन कहते हैं कि हमारे सहयोग से सरकार बनी है। वो पूरी प्रदेश सरकार को बिल्कुल पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि अब की बार सरकार में लगभग 12 सीट जो अहिरवाल से हैं, तो वो पूरा श्रेय लेना चाहते हैं। तो ये कहाँ किस ओर इशारा करता है, क्या टीस? देखिए, क्यों ना लें श्रेय? आप ये मान के चलिए कि दक्षिण हरियाणा और हाईवे, ये दो ऐसी जगह रही हैं जहां भाजपा ने लीड ली है तीनों चुनाव। हमेशा जब भी सरकार जो पूरा जाटलैंड क्षेत्र है वहां ना पहले भाजपा को इतनी सीटें मिली, ना इस बार इतनी सीटें मिली। इस बार तो जो कमाल हुआ है वो चाहे कुछ भी रहा हो, हमारे सबके आकलन फेल हो गए हो, वो डर का चुनाव, कुछ भी आप कह लीजिए उसको, लेकिन जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से हो चाहे 1 वोट से हो। तो इस क्षेत्र की जो भूमिका रही है, तो वो अब राव साहब क्लेम तो करेंगे कि इतनी बड़ी सीटें यहाँ से दी हमने पार्टी को, बिल्कुल तो हमारी भूमिका है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि राव साहब की भूमिका रही है। राव साहब किसी सीट को जिताने की क्षमता रखते हैं नहीं रखते हैं, इसमें सवाल हो सकते हैं, हराने की क्षमता रखते हैं, और कुछ सीट तो ऐसी है जो निश्चित तौर पर राव साहब जिताने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि राव साहब अहिरवाल की भूमिका तो रही है इस सरकार के बनने में, और वो इसलिए वो क्लेम करते हैं, इसलिए पीड़ा उनकी है कि उनको कैबिनेट रैंक मिलना चाहिए था। इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद वो मनोहरलाल खट्टर से बहुत वरिष्ठ है। मनोहरलाल खट्टर की राजनीति कुल जमा 2014 के बाद की राजनीति है, बिल्कुल। वो या जो संगठन मंत्री थे भाजपा के 96 में, तब की राजनीति है, लेकिन सक्रिय तौर पे तो राव इंद्रजीत सिंह की जो राजनीति रही है वो और बहुत लंबा काल है। 2004 से 2025 अब चल रहा है, 21 साल वो राज्य मंत्री रहे सेंटर में। तो 21 साल का एक व्यक्ति का कार्यकाल, जो क्योंकि वो यूपी में भी राज्य मंत्री रहे, और अब जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से वो लगातार राज्य मंत्री हैं। तो 21 साल में एक व्यक्ति अगर सिर्फ राज्य मंत्री रहे। एक चीज और देखिए प्रदीप भाई, कि राज्य मंत्री नहीं, उनका पोर्टफोलियो भी देखिए आप,
वो पोर्टफोलियो भी इतना बड़ा रिमार्केबल पोर्टफोलियो नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं है कि जिससे लगे कि उनका कद बहुत बड़ा पार्टी ने कर दिया हो। और राव इंद्रजीत 2004 से नहीं, उससे पहले भी सांसद चुने गए हैं। 1991 में कर्नल राम सिंह के साथ भी उनका रहा और 6 बार सांसद 6 बार 2 बार सांसद पहले ही भी रहे हो। तो मुझे लगता है कि उनकी जो सीनियरिटी है, उनकी जो अनुभव है, उसका लाभ पार्टी को, संगठन को लेना चाहिए था। पर चूंकि वो अहिरवाल से जीत तो मिल जाती है, पर मुझे लगता है कि राव साहब के पास भी कोई और चारा नहीं था स्वयं भाजपा के जाने की, इसलिए वो संतोष करके बैठ गए। आप अनिल जी शायद आप कुछ हिचक रहे हैं, असली वजह नहीं बता रहे हैं कि आखिर 21 साल का राज्य मंत्री का कार्यकाल, कैबिनेट ना मिलना, तो वजह तो कुछ और भी रही हो। देखो, आप जानते हो मुझे हिचकने की कोई दिक्कत नहीं होती, मैं जो बोल देता हूँ जो है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बात तथ्य है वो तथ्य है। मैं फैक्ट्स के बाहर कभी नहीं जाऊंगा, फैक्ट्स के साथ ही बोलूंगा। आप जो इशारा जिस तरफ कर रहे हैं वो नॉन फैक्ट है, अननोन फैक्ट नहीं है। मनोहर खट्टर की जो राजनीति है, उस राजनीति में नायब साहब नहीं डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं आज की डेट में। तो जो सीएम है हरियाणा के, उनके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ सुपर सीएम के तौर पर कौन काम कर रहा है। तो वो राजनीति अपनी जगह है। और देखो, राजनीति वो चीज है कि जिसमें अपना स्वार्थ, अपने संगठन का स्वार्थ पहले होता है। कहीं इनके पीछे वो चर्चाएं तो नहीं है जो राविंदरजीत सिंह अचानक कोई मूवमेंट ऐसी होती है या कुछ चर्चाओं में आ जाते हैं, या उन अक्सर वो बेबाक बोलते हैं तो बोल देते हैं, उन चीज़ों से कहीं पार्टियों को डर तो नहीं लगता? नहीं, देखो, राव इंद्रजीत की जो राजनीति रही है अभी तक, या जो उनके बयानबाजी रही है, वो बेबाकी से हमेशा बोलते रहे। कांग्रेस में थे तब भी, अब बोल रहे तब भी। मैंने कहा ना, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी उनकी लालसा है। आप देखिए कि 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, वो इंसाफ मंच के नाम पे शुरू हो जाते हैं। वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है कि एक प्रेशर बना के मैक्सिमम सीट अपने लोगों के लिए ले लें। और खासकर आरती की, अल्टीमेटली तो आरती टारगेट था उनका कि आरती की टिकट मिल जाए। आरती चुनाव जो जीती है अटेली से, वो इस ढंग से घिर गई थी कि उसको हराने के पूरे चांस थे। बिल्कुल। अगर आरती राव चुनाव नहीं जीतती तो राव साहब की राजनीति पे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता, प्रश्न चल रहा, बड़ा सवाल खड़ा हो जाता। अब मैंने कहा ना, चाहे जीत 1 वोट से हो, चाहे 1 लाख वोट से हो, जीत होती। अभी आपने देखा पिछले दिनों डिनर डिप्लोमेसी हुई, जिसमें राविंदरजीत को आगे आकर बयान देना पड़ा। तो वो बहुत सारी चीजें अचानक, ये डिनर डिप्लोमेसी पहली बार नहीं हुई है। 2014 के जब चुनाव थे तब भी डिनर डिप्लोमेसी हुई कि साउथ हरियाणा के 6-7 विधायकों को लेकर उन्होंने अलग वो किया। 2019 में भी उन्होंने किया, 2024 की जब विधानसभा के चुनाव उसके बाद भी किया। वो हमेशा डिनर डिप्लोमेसी चलती रहती है। और बाद में आके बयान कुछ भी आप देते रहो, लेकिन सबको मालूम है कि एकजुटता दिखा के आप क्या करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी पर कोई फर्क पड़ा नहीं। वहां जो पकड़ है वो मनोहर खट्टर की मजबूत है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन राव साहब का ये बयान कि चापलूसी, ये बयान गले से नहीं उतरता है। वो उन्होंने, मुझे लगता है कि 30 पीड़ा या हताशा में दिया गया बयान है, चापलूसी वाली बात नहीं है। अगर चापलूसी की बात है, जितने कैबिनेट मंत्री हैं तो क्या सारे चापलूसी से बने? वो ऐसा नहीं है। राव साहब, मुझे लगता है कि राव साहब संगठन का, पार्टी का वो भरोसा नहीं जीत पाए जिस भरोसे की या जिस विश्वास की पार्टी को उम्मीद है, मोदी और अमित शाह को उम्मीद है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, 2019 में जब दौर चल रहा था, जब इनकी मीटिंग्स हुई थी, चल रहा था कि शायद ये कांग्रेस में शिफ्ट कर जाए, तब भी पार्टी को मालूम था। लेकिन पार्टी को पता था कि इस क्षेत्र में अगर जीत चाहिए तो राव साहब साथ चाहिए। दोनों की मजबूरी थी एक दूसरे का साथ पकड़ने। कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि जब राव साहब बीजेपी में आए, उसके बाद से वो सरकार का पार्ट रहे, कभी संगठन में उन्होंने काम नहीं किया बीजेपी में, और ना ही संगठन से जुड़े, तो इसलिए भी संगठन से दूरियां भी कहीं आड़े आती हैं उनके। नहीं, देखो, भाजपा में, 2 भाजपा में हमेशा कहता रहा हूं इस बात को, अहिरवाल में 2 भाजपा है, एक इंद्रजीत भाजपा है और एक दूसरी भाजपा है। वो जो भी लोग भाजपा में शामिल हुए हैं 2014 में, वो शुरुआत में एडजस्ट नहीं हो पाए, लेकिन इतने सालों के बाद भी एडजस्ट नहीं हो पाए। इसकी एक वजह यह है कि उतनी अपनी महत्वाकांक्षा है, और पार्टी को ये भी नहीं भरोसा, संगठन को ये भरोसा भी नहीं है कि ये लोग भाजपा के साथ कब से जुड़े रहेंगे। वो विचारधारा वाला संकट है, वो हमेशा रहेगा, और वो है, क्योंकि इंसाफ मंच सक्रिय करें या कुछ और करें, वो संकट हमेशा रहेगा। और आज भी जो राव इंद्रजीत कई बार इस बात को कह चुके हैं पहले भी कि उनके लोगों की उपेक्षा की जा रही है, या उनको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, पर वो स्थिति बाकी की भी है। पिछले आप उठा के देखो तो हर बार ये लगता है कि भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। निसंदेह, कम से कम ये बात ठीक है कि बीजेपी में राविंदरजीत हैं, पार्ट हैं, सरकार का पार्ट भी है,
लेकिन संगठन में उनकी कितनी भागीदारी है, संगठन से किस तरह से जुड़े हैं वो, या उनके आदमी जिनकी बात आप कर रहे थे? देखो, संगठन की भागीदारी की बात तो ये है प्रदीप जी, इस बार जो संगठन के चुनाव हुए, पिछली बार तक के संगठन के चुनाव में इनकी जो समर्थक लोग थे उन लोगों को ठीक ठाक पद मिलते रहे जी। इस बार वो भी नहीं मिले, न जिला स्तर पे न प्रदेश स्तर पे। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा मनीष मित्तल का। मनीष मित्तल राव साहब के बहुत क्लोज हैं, उनके लोकसभा चुनाव के इंचार्ज भी रहते हैं, पार्टी की तरफ से भी इंचार्ज थे, इनकी तरफ से इंचार्ज थे। वो लगातार मंत्री बने, सचिव थे संगठन में हरियाणा में। इस बार उनको कोई पद नहीं दिया गया। वो संगठन में सचिव भी रहे, वो प्रभारी भी रहे जिलों के, इस बार कोई पद नहीं दिया गया। तो वो जो संगठन से दुराव है, दुराव तो नहीं कहूंगा, जो संगठन से दूरी है, वो दूरी इस बार और दिखी, आड़े आती है उनके कहीं ना कहीं मंसूबों पे आड़े आती। उन्होंने भी कोशिश नहीं की कि भाजपा के तमाम लोगों को साथ लेकर चले। उनके ऊपर भी आरोप रहते राव साहब के ऊपर कि जो उनके समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, उन्हीं को साथ लेकर चलते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। अनिल जी, आखिरी बात, एक बात और जानना चाहूंगा कि ये जो बयान वायरल हुआ है राव साहब का कि वो 74 वर्ष के हो गए हैं और चापलूसी वाला बयान, अब क्या रंग लाएगा? कुछ रंग नहीं लाएगा। मीडिया का काम है वायरल करना जी। राव साहब का काम है सुर्रे छोड़ना। उन्होंने सुर्रा छोड़ दिया, उछल गया, कुछ दिन मीडिया में बयानबाजी होगी, फिर शांत हो जाएगा। क्योंकि निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है, सिवाय बिहार के और कोई चुनाव नहीं है, और बिहार में राव साहब का कोई प्रभाव नहीं है, तो इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ना भाजपा को कोई फर्क पड़ेगा, ना राव साहब को कोई फर्क पड़ेगा। तो इन्हीं चर्चाओं के साथ आज हमने राजनीति के जानकार अनिल आर्य जी से ये सारी चर्चाएं की, और फिर अगली बार किसी और अन्य विषय को लेकर इनके साथ राजनीति पर और अन्य समस्याओं पर और प्रदेश की अन्य हालात पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद BSN में आपका पधारने का अनिल जी। थैंक यू।